नमस्कार, मैं डॉक्टर रजनीश कुमार आप सभी का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूं। यूपीएलटी, जीआईसी, जीडीसी हिंदी 2025 मुख्य परीक्षा के दृष्टिकोण से हिंदी स्वलिखित प्रश्नों की सीरीज पर आप सभी से हम चर्चा कर रहे हैं और हम पहुंच चुके हैं प्रश्न नंबर 39 के ऊपर, जिसके अंतर्गत हम बातचीत करेंगे प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर विचार कीजिए। 125, 200, 250 शब्दों में इसका उत्तर लिखने के लिए आपके एग्जाम में आ जाए तो आप कैसे इसको लिखेंगे। तो विद्यार्थियों, हम आगे बढ़ें उसके पहले हम याद दिलाना चाहेंगे कि हमने आधुनिक हिंदी कविता के अंतर्गत भारतेंदु, द्विवेदी और छायावादी काव्य प्रवृत्ति पर आप सभी से चर्चा कर लिया है। कहीं न कहीं ये सभी कालखंड की प्रवृत्तियां एक दूसरे से कुछ न कुछ जुड़ी हुई हैं, क्रिया प्रतिक्रिया का आपस में संबंध रहा है। तो उसी क्रम में हम बातचीत करने जा रहे हैं कि प्रगतिवादी काव्य की प्रमुख प्रवृत्तियां क्या है, इसको आप कैसे लिखेंगे। तो इसकी शुरुआत आप करेंगे, अक्सर हम कोटेशन के माध्यम से करते हैं, लेकिन यहाँ पर थोड़ा सा हमने अंतर किया हुआ है और समझाने के लिए अगर एक बार आप समझ गए तो निश्चित तौर पर जो सुनी हुई बातें हैं उनको एग्जाम में आप बहुत ही अच्छे से अपने शब्दों में लिख सकते हैं। याद करना और समझना दोनों में बहुत सूक्ष्म अंतर है। हमारी कोशिश रहती है कि आप समझें भी और याद भी कर लें। तो आप कैसे इसका उत्तर लिखना शुरू करेंगे? आप लिखेंगे कि छायावाद के युगांत के आसपास नवीन सामाजिक चेतना से युक्त जिस साहित्य धारा का जन्म हुआ उसे प्रगतिशील साहित्य अथवा प्रगतिवाद की संज्ञा दी गई और तब से इस नाम के औचित्य अनौचित्य को लेकर काफी वाद विवाद होने के बावजूद छायावाद के बाद ही प्रधान साहित्य धारा को प्रगतिवाद नाम से ही पुकारा जाता है। नामवर सिंह के अनुसार छायावाद यदि इस सदी के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की उपज था तो प्रगतिवाद राजनीतिक जागरण की। दोनों की प्रकृति में अंतर होने का यही मूल कारण है। तो जो आपका पहला पैराग्राफ है वो बहुत कुछ संकेत कर रहा है कि आगे आप क्या लिखने जा रहे हैं या फिर क्या कहने जा रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, जब भी आप प्रगतिवाद को पढ़ेंगे तो ध्यान में आपको रखना है कि शुरुआत में मतलब प्रगतिवाद के शुरू होने से पहले ही कुछ ऐसे छायावादी कवि थे जो लगातार अपनी कविताओं में प्रगतिशील चेतना को लेकर चर्चा परिचर्चा कर रहे थे, विषय वस्तु बना रहे थे। और एक कवि आए पंत, जिन्होंने एक रचना का नाम लिखा युगांत, यानी कि छायावाद, जो कि अब क्या हो गया है, इसका अंत होने वाला है। जो 1918 से लेकर 1936 तक चला था, अब उसके अंत का समय आ गया है। कारण क्या है कि नवीन सामाजिक चेतना का जागरण हो गया। ठीक है, तो यहां से धीरे धीरे शुरुआत हुई। आप देखेंगे बहुत सारे ऐसे छायावादी कवि थे जो आगे चलकर प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता तक कविता लिखना शुरू किए। उनमें काफी विविधता रही। ठीक है, जिसमें आप पंत का नाम ले सकते हैं, निराला का नाम ले सकते हैं, महादेवी वर्मा, जिनको कि हम छायावादी कवयित्री के रूप में जानते हैं, लेकिन जब वो गद्य लिखती हैं तो वहां पर भी उनकी प्रगतिशील चेतना दिखाई पड़ती है। तो ये बात वहीं से शुरू हो रही है। जैसे आप युगांत को जानते ही होंगे कि पंत की रचना है। 1936 के आसपास में इसका प्रकाशन हुआ था और 1936 का जो दौर था वो बड़ा ही ऐतिहासिक था। वहां पर प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो गई थी। लखनऊ में पहला अधिवेशन हो गया था। प्रेमचंद उसकी अध्यक्षता कर चुके थे और उन्होंने साहित्य का उद्देश्य नाम से जो संबोधन उन्होंने किया उसमें कहा कि जो साहित्यकार होता है वो स्वभावतः प्रगतिशील होता है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कई बार आपने किताबों में देखा होगा कि प्रगतिशील साहित्य या फिर काव्य की प्रवृत्तियों पर विचार कीजिए या प्रगतिवादी काव्य की प्रवृत्तियों पर विचार कीजिए। ये दोनों समझने के दृष्टिकोण से एक ही है, लेकिन कुछ आलोचकों ने इसमें अंतर करने की कोशिश की है। जैसे पहला अंतर यह है कि प्रगतिवाद वह है जो छायावाद के बाद आया हुआ है। ठीक है, और प्रगतिवाद का संबंध किससे है? एक विचारधारा से। अभी तक आपने जितना भी देखा कवि अपने हिसाब से लिख रहे थे, लेकिन पहली बार यहाँ पर कोई साहित्य ऐसा लिखा जा रहा है जो कि किसी विचारधारा पर आधारित है या फिर उससे प्रभावित है। जब भी प्रगतिवाद की बात की जाएगी और विचारधारा की बात की जाएगी तो नाम आएगा
मार्क्सवादी विचारधारा। मार्क्सवादी विचारधारा के अनुसार जो समाज है वो दो भागों में बटा हुआ है, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। ये प्रगतिवाद के कुछ पारिभाषिक शब्द हैं जिनको कि समझना बहुत जरूरी है, वरना आप प्रश्न का उत्तर याद करते रह जाएंगे, जीवन भर याद करेंगे लेकिन समझ नहीं पाएंगे। और आप उत्तर तो लिख ही लेंगे, लेकिन मान लीजिए खुदा ना खास्ता आप कभी इंटरव्यू इत्यादि में गए तो छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता में अंतर पूछा जाता है, तो फिर आपके दिमाग में आता है कि कोई अगर बताने वाला होता तो काश हम इस अंतर को जान जाते। यहाँ पर वही अंतर हम क्लियर करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, तो छायावाद के बाद जो धारा चली उसको प्रगतिवाद कहा गया। प्रगतिवाद का संबंध एक विचारधारा से था जिसको कि मार्क्सवादी विचारधारा कहा जाने लगा। जैसा कि हमने बताया कि प्रेमचंद ने कहा कि स्वभावतः जो लेखक होता है स्वभावतः प्रगतिशील होता है। प्रगतिशील शब्द का प्रयोग आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक, अभी तक की अगर हम चर्चा करें तो इस शब्द का प्रयोग होता है। यानी कि जैसे हम कबीर की बात करेंगे तो कबीर की प्रगतिशीलता की बात करेंगे, ये नहीं कि कबीर के प्रगतिवाद की बात करेंगे। तुलसी की बात करेंगे तो उनकी प्रगतिशीलता, यानी जो प्रगतिशील शब्द है ये लंबे समय से प्रयुक्त हो रहा है, आदिकाल से लेकर आधुनिक काल तक। लेकिन प्रगतिवाद का जो समय रहा है वो छायावाद के बाद यानी 1936 से लेकर 1943, बहुत कम समय आप देख रहे हैं, 7-8 सालों का ये पूरा कालखंड रहा है। तो इसी की प्रवृत्तियों पर हमें चर्चा करना है। नामवर सिंह ने कहा कि छायावाद जो है जैसे जैसे प्रगतिवाद की शुरुआत होती है या फिर छायावाद का अंत होता है, एक नई सामाजिक चेतना धीरे धीरे विकसित होती है, उसका साहित्य पर प्रभाव दिखाई पड़ता है, उसी को हम प्रगतिशील साहित्य या प्रगतिवाद कहते हैं। इसके अर्थ को लेकर, इसकी परिभाषा को लेकर तमाम विद्वानों ने बातचीत की, वाद विवाद किया। लेकिन मोटे तौर पर देखा जाए तो जो छायावाद सांस्कृतिक पुनर्जागरण के लिए जाना जाता था, वही प्रगतिवाद राजनीतिक जागरण के लिए जाना जाने लगा। ठीक है, अभी तक जो साहित्यकार थे वो केवल भावुकता और कल्पना पर आधारित कविताएं लिख रहे थे, अपनी व्यक्तिकता के बारे में लिख रहे थे। आपको याद करना है छायावाद की प्रवृत्तियों को लेकर। लेकिन यहां पर पहली बार आप देख रहे हैं कि जो कवि हैं, साहित्यकार हैं, वो विचार के दृष्टिकोण से बात कर रहे हैं, उनके अंदर एक राजनीतिक चेतना है। ठीक है, तो दोनों का यहाँ पर मूल्यांकन नामवर सिंह ने तुलनात्मक तरीके से किया हुआ है। एक को सांस्कृतिक पुनर्जागरण कहा और दूसरे को राजनीतिक जागरण कहा। अगर यही सवाल पूछ लिया जाए कि किसका कथन है कि छायावाद यदि इस सदी के सांस्कृतिक पुनर्जागरण की उपज था तो प्रगतिवाद राजनीतिक जागरण की, तो तुरंत आप बता देंगे कि नामवर सिंह का। अब आपको धीरे धीरे समझ में आ रहा होगा कि सांस्कृतिक पुनर्जागरण क्या है और राजनीतिक जागरण क्या है। जब भी हम प्रगतिवाद की बात करते हैं तो इस युग के साहित्य के समाज को दो वर्गों में बांटा जा सकता है, शोषक वर्ग और शोषित वर्ग। शोषक वर्ग के अंतर्गत कौन कौन आते हैं? पूंजीपति, मिल मालिक, उद्योगपति और जमींदार आते हैं। ऐसा लग रहा है कि आप कहीं कहीं गोदान उपन्यास को पढ़ रहे हैं। और प्रिय विद्यार्थियों, अगर आपने गोदान उपन्यास को पढ़ा होगा तो उसका भी प्रकाशन कुछ आप देखेंगे कि 1936 में हुआ था। ये वो दौर है जब प्रगतिशील लेखक संघ की स्थापना हो गई थी। प्रेमचंद लखनऊ में इसकी अध्यक्षता कर चुके थे। साहित्य का उद्देश्य नाम से उन्होंने भाषण दिया और बहुत बातें कही। उन्होंने ये भी कहा कि जो साहित्य वो महफिल सजाने की बात नहीं है, बल्कि अपने समाज की जो भी सच्चाइयां हैं उसको सामने लाने की उसकी कोशिश होनी चाहिए। तमाम बातें हो रही थी। उसी समय दौर शुरू हुआ प्रगतिवाद का। तो शोषक वर्ग, अभी तक आप किताबों में पढ़ते रहे होंगे कि शोषक वर्ग क्या है। अब आप जान जाएंगे कि जो पूंजीपति वर्ग है, मिल मालिक हैं, उद्योगपति हैं या जमींदार हैं, ये सब शोषक वर्ग के अंतर्गत आते हैं। हालांकि वर्तमान समय में जब हम आप सभी से चर्चा कर रहे हैं तो जमींदार शब्द धीरे धीरे अब कम प्रयुक्त होता है। पूंजीपति, मिल मालिक और उद्योगपति शब्द का प्रयोग ज्यादा होता है। ठीक है, जो गरीबों और मजदूरों का शोषण करते हैं, शोषक वर्ग जो है, पहले तो इसको आपने समझ लिया, उनका काम क्या है कि गरीबों और मजदूरों का शोषण करते हैं, मतलब उनसे काम करवाते हैं, लेकिन जितना उनका हक होना चाहिए, अधिकार होना चाहिए, वो उनको नहीं मिल पाता है। उनको लगता है कि उनके साथ छल किया जा रहा है। दूसरा जो शब्द है शोषित वर्ग है। शोषित वर्ग के अंतर्गत कौन है? गरीब, मजदूर, किसान और श्रमिक आते हैं जिनका शोषण किया जाता है। शोषण का मतलब क्या है
कि काम करवाया गया, लेकिन जो आपका मेहनताना है, जो आपका पारिश्रमिक है, उसके लिए भी आपको काफी प्रयास करना पड़ा। जो चाहिए उसमें से भी कटौती करना कई जगहों पर होता है। अब धीरे धीरे सिस्टम भले बदल रहा हो, लेकिन शोषण का दायरा है अभी भी। ठीक है, तो ये दोनों शब्द आप जरूर समझ गए होंगे। अगर हम प्रगतिवादी कवियों की बात करें, प्रगतिशील कवियों की बात करें, तो इसमें केदारनाथ अग्रवाल, नागार्जुन, रामविलास शर्मा, शिवमंगल सिंह सुमन, रांगे राघव, त्रिलोचन शास्त्री, मुक्तिबोध, इन लोगों का नाम आप आराम से ले सकते हैं। जिसमें एक नाम है त्रिलोचन का भी। ठीक है, इन्होंने धरती नाम से काव्य संग्रह निकाला हुआ था। तो ये सभी थे प्रगतिशील या फिर प्रगतिवादी कवि। ठीक है, क्योंकि ये कालखंड बहुत ज्यादा नहीं चला हुआ है, बड़ा गडमड है। आगे आप देखेंगे छायावाद के बाद प्रगतिवाद, प्रयोगवाद, नई कविता, बहुत सारे ऐसे कवि हैं जो इन सभी से जुड़े हुए हैं। ठीक है, कुछ खास प्रवृत्तियां हैं जिनके आधार पर उन कवियों को विशेष कालखंड से जोड़ा जा सकता है, लेकिन ये नहीं कहा जा सकता कि विशुद्ध तरीके से यही है। ठीक है, तो जिन प्रगतिवादी या प्रगतिशील कवियों की हम चर्चा कर रहे हैं, वो प्रयोगवाद में भी थे, नई कविता में भी थे, समकालीन कविता में भी चले गए। जैसे जैसे समय परिवर्तित हो गया, समाज परिवर्तित होते गया, वैसे वैसे उनके साहित्य में भी परिवर्तन होता गया। तो मोटे तौर पर आपने शोषक वर्ग, शोषित वर्ग और प्रगतिवादी साहित्य की जो शुरुआती पृष्ठभूमि रही है, उसको आराम से समझ गए होंगे। अब हम बात करते हैं कि इसकी प्रमुख प्रवृत्तियां कौन कौन सी रही। पहली प्रवृत्ति रही है शोषितों की दीनता का चित्रण। ठीक है, शोषितों के प्रति सहानुभूति थी। अब जैसे मैंने यहाँ पर शोषितों शब्द का प्रयोग किया, तो आपके दिमाग में गरीब, किसान, श्रमिक वर्ग, ये सब आना चाहिए। ठीक है, तो आप लिखेंगे इसमें प्रगतिवादी कविता का मूल केंद्र शोषण की चक्की में पिसने वाला किसान, मजदूर, पीड़ित की दशा का प्रगतिवादी कवि ने सहानुभूति, कारुणिक चित्रण किया है। प्रगतिवादी कवि ने शोषित और शोषक का तुलनात्मक चित्र उपस्थित करके सामाजिक विषमता का उद्घाटन किया है। दिनकर के शब्दों में, रामधारी सिंह दिनकर की एक बहुत ही प्रसिद्ध कविता रही है, श्वानों को मिलता दूध वस्त्र, भूखे बालक अकुलाते हैं, माँ की छाती से चिपक ठिठुर जाड़े की रात बिताते हैं। तो आप देखेंगे कविताओं में भी प्रगतिवादी चेतना का प्रभाव है, और जो भी कथा साहित्य उसमें भी है। चाहे आप पूस की रात पढ़िए, गोदान पढ़िए, तमाम कहानियों और उपन्यासों में आप इस चीज को देख सकते हैं। दिनकर ने इस कविता को लिखा जिससे कि यह पता चलता है कि शोषितों की क्या स्थिति है, जिसके वजह से ये पूरी दुनिया चल रही है। बड़े बड़े महल दिखाई दे रहे हैं, बड़े बड़े उद्योग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन उनके अंदर उनका किस तरीके से शोषण किया जा रहा है। ये सारी चीजें उस जमाने के जो भी प्रगतिशील कवि थे या फिर प्रगतिवादी चेतना, मार्क्सवादी चेतना से प्रभावित कवि थे, वो अपनी कविताओं में उठा रहे थे। आप अपनी नजर घुमाकर देखेंगे कि वर्तमान समय में इस तरीके के और कितने कवि आपको दिखाई देते हैं। ऐसा नहीं है कि आजकल प्रगतिशील या फिर प्रगतिवादी चेतना के कवि खत्म हो गए, अभी भी हैं, लेकिन वो कितने हैं, ये शोध का काम हो सकता है। दूसरी विशेषता है शोषक वर्ग के प्रति घृणा। शोषितों के प्रति तो सहानुभूति थी, गरीबों, किसानों, मजदूरों, श्रमिक वर्ग के प्रति, लेकिन जो उनका शोषण कर रहे हैं, जो शोषक वर्ग है, जिसके अंतर्गत आपके दिमाग में पूंजीपति, मिल मालिक, उद्योगपति और जमींदार आने चाहिए, उनके प्रति क्या है? घृणा है। घृणा उस तरीके की नहीं है कि थू 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 थू, इस टाइप का नहीं। घृणा है कि थोड़ा सा तुम मानवता दिखाओ, जो जिसका हक है उसको तो दो, उसमें से तो कटौती मत करो। शोषण का तो दायरा यही है, जो आपको मिलना चाहिए वो आपको न मिले। एक आपको याद आया होगा, जब हम कभी प्राथमिक विद्यालय में पढ़ा करते थे तो उस समय चावल मिलता था। पता नहीं हमारे पीढ़ी के विद्यार्थी अभी जुड़े हैं कि नहीं। तो जब हम लोग चावल लेने जाते थे तो जो कोटेदार थे, जैसे 3 केजी चावल मिलता था, लेकिन उन्होंने मापन एक ऐसा बनाया हुआ था कि ऐसे करके भरते थे पूरा वो, लेकिन इतना दूर हाथ से फिर इधर कर देते थे तो गिर जाता था। तो 3 केजी के स्थान पर 2 केजी, 2.5 केजी ही उसमें आता था, तो आधा केजी तो हो गया। ये एक शोषण का उदाहरण है। इसी तरीके से और भी उदाहरण को आप देख सकते हैं, क्योंकि उस समय चावल मिलना एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी। खुशी खुशी हम लोग लेने जाते थे। कई हमारे सहपाठी तो बीच में ही उस चावल को बेच भी देते थे। चावल लेकिन अच्छी क्वालिटी का होता था, मोटे दाने का होता था। अगर हमारी पीढ़ी के लोग होंगे उस जमाने में, जैसे अब उसी के स्थान पर खिचड़ी का प्रचलन हो गया है और जो भी सारी चीजें चल रही हैं, पहले जमाने में चावल मिलता था। जरूर आप लोग कमेंट कीजिएगा कि उस दौर को आपने देखा है कि नहीं, तभी आप इस चीज को समझ पाएंगे
साहित्य हवा हवाई में नहीं है, बल्कि वो आपके जीवन से जुड़ा हुआ है। तो शोषक वर्ग के प्रति घृणा, घृणा का मतलब कि उनको कहना कि कम से कम कुछ सहानुभूति तो रखिए, जिसके वजह से आप बने हुए। प्रगतिवादी काव्य में शोषक वर्ग स्वार्थी, अन्यायी, निर्दयी एवं कपटी कहा गया है। आपको साथ साथ में गोदान को भी ध्यान में रखना है। गोदान का जो जमींदार है, होरी से बहुत मीठी मीठी बातें करता है, लेकिन उसका हृदय थोड़ा सा अलग ढंग का है। इसी तरीके से प्रेमाश्रम नाम का एक उपन्यास लिखा गया, उसमें भी जमींदार है। रामविलास शर्मा ने प्रेमचंद और उनका युग नाम से एक आलोचनात्मक पुस्तक लिखी है, जिसमें प्रेमाश्रम और गोदान दोनों की तुलना की। कभी आपको समय मिले परीक्षाओं के अलावा तो जरूर एक बार आप पढ़िएगा। वहां पर जमींदारों के चरित्र में भी परिवर्तन होता है। प्रेमाश्रम का जमींदार अलग ढंग का है, लेकिन आप देखेंगे गोदान का जमींदार अलग ढंग का, वो प्रगतिशील भी अपने को दिखाता है कई जगहों पर। ठीक है, तो प्रगतिवादी काव्य में जो शोषक वर्ग है उसको कहा गया कि वो स्वार्थी है, अपना काम निकलवाना जानता है, अन्यायी है। अगर कोई मजदूर या किसान या श्रमिक वर्ग सवाल उठाता है या फिर कोई प्रश्न पूछता है, अपनी मांगों को रखता है, तो उसको प्रताड़ित भी करता है। निर्दयी, उसके अंदर कोई दया नहीं है। आपने देखा होगा, बहुत सारे इस तरीके से मालिकों को देखा होगा, वो निकाल देते हैं। आजकल एक नया वर्ग उभर कर आ रहा है, जिसको कि हम कोचिंग के कह सकते हैं, पूंजीपति, मिल मालिक, उद्योगपति, इस तरीके से जोड़ सकते हैं। जैसे आप थोड़ा सा सवाल उठाएंगे, सर हम तो इतना दिन से आपके यहाँ पढ़ रहे थे, मेरा चयन नहीं हुआ, तुरंत आपको डांट फटकार के आपका नाम कटा के भगा सकते हैं। इस शोषण को भी आपको समझना पड़ेगा। आज उन जो कोचिंग मालिकों के एक दिमाग में घमंड आया हुआ है धन संपत्ति का, वो आपकी वजह से आया हुआ है। आप ही की वजह से वो लोग, जिस दिन आप उनका साथ छोड़ देंगे, खुद से पढ़ाई करना शुरू कर देंगे, तभी कोचिंग बंद हो जाएगी। लेकिन दुर्भाग्य है कि महाविद्यालयों में, विश्वविद्यालयों में अब उस तरीके की पढ़ाई ही नहीं होती है। आपको कोई बताने वाला नहीं है कि कैसे पढ़ना है, क्या करना है, इसीलिए आप कोचिंग की तरफ जाते हैं। ठीक है, चीजों को आप समझ पा रहे होंगे। ये भी एक शोषक वर्ग है। जो सफल हो गए उनकी तो कहानी लिखी जाएगी, जो असफल रह गए उनके दुख दास्तां को कोई सुनने वाला नहीं। तो प्रिय विद्यार्थियों, शोषण के स्तर को आप जरूर समझिए। तो प्रगतिवादी काव्य में जो शोषक वर्ग है वो स्वार्थी, अन्यायी, निर्दयी और कपटी भी कहा गया। ये कपटी शब्द बहुत खतरनाक है। मीठी मीठी बात करके और फिर छुरी चला देना। शोषक वर्ग के अंतर्गत व्यापारियों, जमींदारों, उद्योगपतियों को लिया गया है। ये लोग स्वार्थ सिद्धि के लिए पूंजीवादी व्यवस्था बनाए रखना चाहते हैं, और जब तक पूंजीवादी व्यवस्था बनी रहेगी तब तक शोषण का अंत असंभव है। केवल कोचिंग संस्थानों में नहीं, राजनीति में भी आप देखेंगे कि वर्षों से अगर कोई कार्य करता है लेकिन अचानक उसको साइड कर दिया जाता है और फिर दूसरे को मौका दिया जाता है, वो भी एक शोषण है। शोषण के बहुत स्तर हैं, इस चीज को आपको समझना है। प्रगतिवादी अब इस व्यवस्था को भंग कर देना चाहते हैं और कह उठता है, हो यह समाज चिथड़े चिथड़े, शोषण पर जिसकी नींव पड़ी, धर्म और ईश्वर के प्रति अनास्था। और जब आपका शोषण होता है, आप जब वास्तविकताओं से जुड़ते हैं, तो आपको निराशा होती है कि ईश्वर है भी कि नहीं है, आस्था है भी कि नहीं है, सवाल उठाना शुरू कर देता है। तो दूसरा क्या हो गया इन कवियों का? शोषक वर्ग के प्रति घृणा। अगली जो प्रवृत्ति रही वो क्रांति की भावना। जब आपकी मांगे नहीं पूरी होंगी, आपकी बातों को नहीं सुना जाएगा, तो आपके अंदर एक क्रांति की चेतना आएगी। आपने इतिहास में पढ़ा होगा कि महात्मा गांधी सत्य और अहिंसा के पुजारी थे, लेकिन 1942 ज्यादा दूर नहीं है प्रिय विद्यार्थियों, जिस कालखंड की हम चर्चा कर रहे हैं, 1936 के लगभग 6 साल बाद ही 1942 की क्रांति, भारत छोड़ो आंदोलन। और महात्मा गांधी ने कहा, करो या मरो। जो व्यक्ति सत्य और अहिंसा की बात कर रहा है, वो भी अब कह रहा है कि डू और डाई, करो या मरो। ठीक, तो क्रांति की भावना। तो मार्क्सवादी विचारधारा में भी एक चीज है कि जब तक शोषित वर्ग शोषक वर्ग के प्रति आवाज नहीं उठाएगा, वो सुनने वाला नहीं है। क्रांति की भावना किस चीज के लिए क्रांति की भावना है? सामाजिक समता के लिए। सामाजिक समता के लिए मार्क्सवाद में क्रांति का समर्थन किया गया है। प्रगतिवादी कवियों ने भी प्राचीन परंपराओं का समूल विनाश क्रांति के द्वारा ही संभव माना है। वह चाहता है कि पूंजीपतियों के गगनचुंबी महल भूमि सात हो जाएं और सबको न्याय मिल सके। प्रगतिवादी कवि ने हिंसा को उचित ठहराया है। काटो काटो कर लो, साहित्य और कुसाहित्य क्या है, मारो मारो हंसिया, हिंसा और अहिंसा क्या है। इसी तरीके से आप केदारनाथ अग्रवाल, मुक्तिबोध, नागार्जुन इत्यादि की कविताओं में इस तरीके की भावना को आप देखेंगे।
राजनीतिक व्यंग के सहारे आप इसको देखेंगे। ये वही एक भारतेंदु युग है जिसमें कि हास्य व्यंग का प्रयोग किया गया, लेकिन आप प्रगतिवाद को पढ़ेंगे तो इसमें राजनीतिक व्यंग है। ऐसा लग रहा है कि हम लोग धीरे धीरे स्वाधीनता के करीब जा रहे हैं। ये वो दौर है कि जब ये शुरू हुआ 1936, इसके 10 साल बाद, 11 साल बाद हम लोग स्वतंत्र हो गए। तो चीजें बदली तो साहित्य का स्वर भी बदलने लगा। तो क्रांति की भावना प्रगतिवादी काव्य की एक खास विशेषता रही। अगली विशेषता है नारी चित्रण। स्त्रियों की क्या स्थिति रही? प्रगतिवादी कवि ने नारी का यथार्थ चित्रण किया है। वह न तो कल्पना लोक की परी है और न सौंदर्य एवं उदात्त वृत्तियों की पराकाष्ठा है। आप देखेंगे जैसे कामायनी पढ़ेंगे तो श्रद्धा का जो चित्रण किया गया है और उसमें भी कहा गया कि नारी तुम केवल श्रद्धा हो। इसको प्रगतिवादी कवियों ने सिरे से नकार दिया। वो कहा कि नहीं, वो श्रद्धा नहीं है, बल्कि उसका यथार्थ चित्रण करने की जरूरत है। वो इसी लोक की मानवी है जो रात दिन पुरुष के साथ आर्थिक और सामाजिक विषमताओं को झेलती है। और निराला को कविता लिखना पड़ा वह तोड़ती पत्थर, जिसका जिक्र यहाँ पर हमने एक उदाहरण के रूप में दिया है। वह तोड़ती पत्थर, देखा उसे मैंने इलाहाबाद के पथ पर, गुरु हथौड़ा हाथ करती बार बार प्रहार, सामने तरु मल्लिका अट्टालिका प्राकार। जो बड़ी बड़ी मंजिलें, कई फ्लोर की बिल्डिंग्स बनी हुई हैं, उनको बनाने वाला कौन है? या फिर जो भी चीजें यहाँ पर निर्मित हो रही हैं, अब वो मजदूर श्रमिक वर्ग के कारण ही निर्मित हो रही है। तो इसके प्रति खासतौर से जो पुरुष हैं वो तो काम कर ही रहे थे, स्त्रियां भी उनके साथ कदम से कदम मिला रहेंगी। आपको ज्यादा दूर नहीं जाना है, अगर आप कहीं ईंट भट्ठा को देखे होंगे, ईंट भट्ठे को, तो वहां पर आप देखते हैं कि स्त्री पुरुष दोनों मिलजुल कर काम करते हैं। और बड़ी बड़ी बिल्डिंग में अगर कभी चले जाइए तो पूरा सब परिवार उसी में लोग जुड़े रहते हैं। और कई फोटोज को आपने देखा होगा वायरल होते हुए। एक महिला है, ईंट सिर पर रखी हुई है और बच्चे को भी पीठ पर बांधी हुई है, आपने देखा होगा इस तरीके से। तो इसी से जोड़कर देखना है कि प्रगतिवादी कवि किस तरीके से स्त्रियों को देख रहा है। इसके पहले छायावादी कवि जो थे स्त्रियों को अलग ढंग से देख रहे थे। ठीक है, आगे आप प्रवृत्ति लिखेंगे सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्र। जो समाज में वास्तविक घटनाएं हैं उसका एकदम से हुबहू उसी तरीके से चित्रण प्रगतिवादी कवियों ने किया। प्रगतिवादी कवियों की एक प्रमुख विशेषता यथार्थ के धरातल पर उतरकर काव्य की रचना करना है। भावुकता की जगह नहीं, बल्कि वहां पर विचार के आधार पर उन्होंने भावुक, छायावादी कवि भावुक ज्यादा थे, लेकिन प्रगतिवादी कवि बौद्धिक रूप से सोचते थे, विचार उनके ऊपर हावी था। उनकी रचनाओं में कल्पना रंच मात्र भी नहीं है। छायावादी कवियों को आप देखेंगे वो काल्पनिक है, जैसे प्रकृति के चित्रण कर रहे हैं तो उसमें पूरा कल्पना भरी हुई, कई बार अतिशय कल्पना के शिकार हो जाते हैं छायावादी कवि। लेकिन प्रगतिवाद में इस तरीके का नहीं। प्रगतिवादी कवियों ने काव्य में निम्न वर्ग का चित्रण किया हुआ है, यथार्थ चित्रण किया है। जीवन में व्याप्त विषाद, भूख, गरीबी, बेरोजगारी और कठिनाइयों का यथार्थ चित्रण किया गया है। प्रगतिवादी साहित्य में ये उपलब्ध होता है। ठीक है, ऐसा लग रहा है कि हम सब कहीं ना कहीं वर्तमान की समस्याओं की चर्चा कर रहे हैं। अगर कोई भी थोड़ा सा प्रगतिशील होगा या फिर प्रगतिवादी होगा तो वो हर समय की जो भी तत्कालीन समस्याएं उसके तरफ संकेत करेगा। वो ये नहीं कहेगा कि चारों तरफ एकदम बहुत अच्छा चल रहा है। वो कोई ना कोई ऐसी समस्या उठाएगा जो जिससे कि पूरा समाज परेशान है। जैसे आज के दौर में क्या है, बेरोजगारी। ठीक है, तो ये चीज आप ध्यान में रखेंगे। आज का जो कवि होगा वो बेरोजगारी के सवालों को जरूर उठाएगा। वो ये नहीं कहेगा कि सबको नौकरी मिल गई। ठीक है, तो आप अपने आसपास भी देखिए क्या इस तरीके के अभी कवि मौजूद हैं या फिर सब केवल वही भावुकता, निरा कल्पना में ही जी रहे हैं। बहुत सारे कवि आपके आसपास घूम रहे हैं और ले लेके अपनी कविताओं को घूम रहे हैं कि हमें सर्वश्रेष्ठ कवि घोषित कर दिया जाए। खासतौर से विश्वविद्यालयों में कई प्रोफेसर भी इसी चीज में लगे हुए हैं। तो प्रगतिवादी कवि जितने हैं वो सामाजिक जीवन का यथार्थ चित्रण करते हैं, एकदम जो है उसी को हुबहू प्रस्तुत करते हैं। अगर हम शैली की बात करें कि इनकी जो प्रस्तुति रही, तो इसके पूर्ववर्ती जो काव्य खंड रहा है छायावाद, उसमें आप देखेंगे कि लाक्षणिक शब्दावली का प्रयोग किया गया। ठीक है, और व्यंजना शब्द शक्ति का प्रयोग किया गया। बात कुछ कही जा रही है, उसका प्रभाव कहीं कुछ दिखाई पड़ रहा है, सामान्य व्यक्ति इसको नहीं समझ पा रहा है। लेकिन प्रगतिवादी जो कवि रहे हैं उनकी भाषा सरल रही है, अलंकार विहीन रही है, मुक्त छंद का प्रयोग किया है, उसमें कहीं बनावट नहीं है, आम आदमी की भाषा है। हमने कुछ उदाहरणों से उसको बताया भी था। तो एकदम से
सरल भाषा में पूरी कविता लिखी गई और उसमें ज्यादातर किसका पुट है? राजनीतिक व्यंग किया गया है। तो कुल मिलाकर प्रगतिवादी काव्य में मार्क्सवाद में विश्वास, समाजवादी यथार्थ, पूंजीवादी व्यवस्था से घृणा, शोषितों के प्रति सहानुभूति, सामाजिक व्यवस्था का परिवर्तन, राष्ट्रीय चेतना। अभी तक हमने भारतेंदु युगीन कविताओं की बात की, उसमें राष्ट्रीय चेतना थी। द्विवेदी युगीन कविताओं में भी राष्ट्रीय चेतना थी। छायावादी कविताओं में भी राष्ट्रीय चेतना थी। ऐसा नहीं है कि प्रगतिवाद में आके राष्ट्रीय चेतना खत्म हो गई, उसमें भी थी, लेकिन थोड़ा थोड़ा उसका प्रभाव अलग ढंग से दिखाई दिया। अब वर्तमान समय की समस्याओं को ही उठाकर कवियों ने लिखना शुरू किया। राष्ट्रीय चेतना तो थी, आज भी राष्ट्रीय चेतना पर आधारित कविताएं लिखी जा रही, लेकिन आजादी के पहले की जो राष्ट्रीय चेतना थी और आजादी के बाद की जो राष्ट्रीय चेतना थी, उन दोनों में अंतर है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं, रिसर्च करना चाहते हैं, तो 21वीं सदी में लिखी गई कविताओं की राष्ट्रीय चेतना पर आप जरूर एक टॉपिक बना सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी कमेंट करते हैं कि कोई नया टॉपिक हमें बताइए। तो अगर आप प्रवृत्तियों को अच्छे से समझ पाते हैं तो आप कोई ना कोई नया टॉपिक जरूर बना सकते हैं। तो राष्ट्रीय चेतना को आज के संदर्भ में भी आप जोड़कर देख सकते हैं। ठीक, राजनीतिक चेतना, शुरू में बताया कि प्रगतिवादी काव्य जो था वो राजनीतिक जागरण का काव्य था। हर कवि राजनीतिक चेतना से युक्त था। ग्राम्य चेतना, जब आप किसानों की बात करेंगे, मजदूरों की बात करेंगे, श्रमिकों की बात करेंगे, तो ग्राम्य चेतना आपके अंतर्गत रहेगी। ये साथ में लोक चेतना का भी इसमें समावेश रहा है। प्रगतिवादी जो कविता रही वो संघर्ष की कविता रही, बहुत अच्छे से सुखमय जीवन की कविता नहीं रही है, बल्कि संघर्ष की कविता रही। किसके संघर्ष की? गरीबों की, किसानों की, श्रमिकों की, और जो भी शोषित वर्ग रहे हैं उनके संघर्ष की कविता रही है। और न जाने क्यों ऐसा लग रहा है कि जो आज हम विमर्शों के साहित्य को पढ़ते हैं उसकी जो जड़ है वो कहीं न कहीं ये प्रगतिवादी काव्य ही है। प्रगतिवादी काव्य की जो भाषा रही है वो जनसाधारण की भाषा रही है। जनसाधारण जिसमें बोलचाल अपनी करता रहा है, उसी की भाषा को हूबहू वहां पर रखा गया है। उसमें किसी भी बनावटीपन का, कृत्रिमता का लेश मात्र नहीं है। लोक धुन का समावेश है। जैसे आप माझी न बजाओ बंशी मेरा मन डोलता है तन डोलता है, इस तरीके से आपने एक कविता पढ़ी होगी जो कि केदारनाथ अग्रवाल की रही। बिंब एवं प्रतीकों का भी इसमें प्रयोग किया गया है, और बिंब और प्रतीक वही रहे हैं जो ग्राम से जुड़े हुए हैं, लोक से जुड़े हुए हैं, जिससे कि सामान्य पाठक भी उसको समझ जाए। तो प्रिय विद्यार्थियों, प्रगतिवाद को लेकर बहुत लंबा चौड़ा क्लास लिया जा सकता है, लेकिन आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से हमें लगा कि कौन कौन से पॉइंट हो सकते हैं, अपने उत्तर को आप कैसे लिख सकते हैं, उसको बताया जाए। उम्मीद है कि आप अंतरों को समझते हुए, प्रगतिवाद के पहले का जो समय रहा है, छायावाद, कैसे कविता बदल जा रही है, उसको समझते हुए अच्छे से इस उत्तर को लिख लेंगे। आगे कभी भी इंटरव्यू इत्यादि में आप सभी से सवाल पूछा जाएगा तो भी आप आराम से बता लेंगे। एक किताब आप सभी को मैं बताना चाहूंगा, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां। ये किताब आप जरूर अपने पास रखिए, ठीक है। आने वाले जो भी एग्जाम है, आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां, ये किताब लिखा हुआ है नामवर सिंह ने, ठीक है। और जिसमें आप छायावाद के बारे में बहुत अच्छी जानकारी रख लेंगे, ठीक है। प्रगतिवाद के बारे में अच्छा समझ जाएंगे पूरा, प्रयोगवाद, क्योंकि ये ऐसी किताब है कि आपके जो भी सब्जेक्टिव बेस कॉन्सेप्ट होने चाहिए उसको कंप्लीट कर देगी, ठीक है। नई कविता कम से कम इन चारों विशेष प्रवृत्तियों को, आधुनिक काल की कविताओं की जब भी चर्चा की जाएगी तो इन चारों से गुजर कर ही जाना पड़ेगा। और इंटरव्यू में जो एक्सपर्ट होते हैं बहुत ही मजे हुए अंदाज में पूछते हैं कि छायावाद, प्रगतिवाद, प्रयोगवाद और नई कविता क्या एक दूसरे की क्रिया प्रतिक्रिया की कविता है या फिर इनमें क्या अंतर है, आप बता सकते हैं। तो आप अगर आधुनिक साहित्य की प्रवृत्तियां नामवर सिंह की किताब को पढ़े होंगे तो निश्चित तौर पर आप बता देंगे, क्योंकि आप एग्जाम तो पास कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन आपकी जो मंजिल है वही नहीं थमना है, आपको आगे भी बढ़ते जाना है। तो कुछ किताबें, चूंकि हम मूल किताबों पर ही आप सभी से चर्चा करते हैं, नहीं तो हम बता देते कि जो हमने पढ़ा दिया वही बेस्ट है, इसके आगे नहीं आएगा, इसके पीछे नहीं आएगा। ये तो कभी कहना ही नहीं चाहिए। अपने विद्यार्थियों को हमेशा कोई ना कोई नई चीजों के बारे में बताना चाहिए। एक कोशिश रहती है कि जितने भी हमारे विद्यार्थी हैं वो उत्तरों को तो लिखना शुरू करें, चीजों को समझें, लेकिन कुछ कुछ नई किताबों के बारे में भी जानते रहें। हो सकता है कि ये किताब आपको एग्जाम के दृष्टिकोण से भी आ जाए कि किसकी रचना है। तो हम तो बात किए इधर उधर की, प्रिय विद्यार्थियों, कई बार इधर उधर की बातें भी आपके
काम में आ जाते हैं। तो मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ। आज के वीडियो लेक्चर को लेकर आप सभी के कमेंट का हमें इंतजार रहेगा। तब तक के लिए नमस्कार।